हाय दोस्तों, आज का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2। कल के वीडियो में पार्ट 1 में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से खोज, उसके उद्भव के बारे में, उसके काल के बारे में और कुछ विशेष तथ्य। आज सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त स्थल, उन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कौन कौन से स्थल मिले हैं और उन स्थलों से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से प्रश्न अधिकांशतः ज़्यादातर बनते हैं, उन स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले स्थल 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। भारत में 900 प्लस कुछ, पाकिस्तान में 500 प्लस कुछ और अफ़गानिस्तान में सिर्फ 2 ही स्थल प्राप्त हुए हैं। तो चलो आते हैं, शुरू करते हैं। अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में 2 ही स्थल प्राप्त हुए हैं, सोतुगोई और मुंडीकॉक। कितने प्राप्त हुए? 2। सोतुगोई और दूसरा स्थल है मुंडीकॉक। ये 2 स्थल अफ़गानिस्तान से प्राप्त हुए। अफ़गानिस्तान में 2 ही स्थल मिले हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद बाकी के जो स्थल हैं पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान में 2 ही स्थल हैं, सोतुगोई और मुंडीकॉक। अफ़गानिस्तान में स्थल बटे हुए हैं 2 प्रांतों में। एक पंजाब, पाकिस्तान में भी एक पंजाब क्षेत्र है, तो पंजाब प्रांत में और सिंध प्रांत में। पाकिस्तान में 2 तरह से बटे हुए स्थल हैं, पंजाब प्रांत में और सिंधु प्रांत में। हमने पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में बांट करके स्थल इसलिए लिखे हैं, इसलिए समझाना चाह रहा हूँ जिससे समझने में आसानी रहती है और इन्हें जल्दी हम भूलते भी नहीं हैं। तो पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में अलग अलग स्थल बांट दिए गए हैं। जबकि एक और हिस्सा है इसका पाकिस्तान का, जो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में भी 3 स्थल प्राप्त हुए हैं, सुतकागेडोर और डाबरकोट और बालाकोट। ठीक है ना। ये बलूचिस्तान में है, लिखाएंगे अभी। तो पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में पहले लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। तो पंजाब प्रांत में एक स्थल प्राप्त हुआ है जिसे हड़प्पा नामक स्थल प्राप्त हुआ है पंजाब प्रांत में, जो रावी नदी के तट पर है। पंजाब प्रांत में एक ही स्थल प्राप्त हुआ है, हड़प्पा। और भी प्राप्त हुए तो मुख्य स्थल हड़प्पा ही है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। किस पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। स्थित है। ठीक है ना, हड़प्पा। और सिंध प्रांत के स्थलों को 2 में बांटा गया है, क्योंकि सिंध नदी की प्रवाहित धारा, तो उसको सिंध नदी के किनारों को 2 भाग में, दाएं तट और बाएं तट में बांटा गया है। तो कुछ स्थल दाएं तट पर मिले हैं और कुछ स्थल बाएं तट पर मिले हैं। जो दाएं तट पर मिले हैं तो मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर स्थल था, और बाएं तट पर चंदूदड़ो और कोटदीजी। ठीक है ना। तो दाएं तट पर कौन मिला? मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर स्थल था। नगरी शहरी वास यहाँ होता था, एक तरह था, सबसे बड़ा नगर स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो, जो सिंधु प्रांत में बाएं तट पर मिला। सिंधु प्रांत में बाएं तट पर और सिंधु नदी के दाएं तट पर। दाएं इधर को, ये दाएं में है, दाएं तट पर और बाएं तट पर।
बाएं तट पर, दाएं तट पर मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, और बाएं तट पर चनूदड़ो 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 और कोट दीजी। पाकिस्तान में दो प्रांतों में बांटा हमने, तीसरा एक बलूचिस्तान और एरिया है पाकिस्तान का हिस्सा है वो, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में पहले दो मुख्य भाग कौन है, पंजाब प्रांत में और सिंध प्रांत में। पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल मिला जो रावी नदी के तट पर है, और सिंध प्रांत को दो जो स्थल थे दो भागों में बांट दिया हमने, दाएं तट पर और बाएं तट पर। जो सिंधु नदी बह रही थी ना उसके दाएं तट पर और बाएं तट पर। तो दाएं तट पर मोहनजोदड़ो है जो सबसे बड़ा नगर है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, और बाएं तट पर चनूदड़ो और कोटडीजी है, ठीक है ना। बाएं तट पर कौन है, चनूदड़ो और कोटडीजी, ये ठीक है ना। और इसका एक हिस्सा और है बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में ही है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के हिस्से हैं ये बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में 3 स्थल खोजे गए हैं, 3 मुख्य स्थल हैं, बाकी तो और भी है। बाकी तो पाकिस्तान में 500 प्लस स्थल खोजे जा चुके हैं, 500 प्लस। अभी यहाँ कितने हुए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूड़ो, कोटडीजी, और 3 इसमें लिखा रहा है। तो हम पाकिस्तान के वह मुख्य स्थल लिखा रहे हैं जो पेपर के लिए या एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। 500 कोई स्थल नहीं लिखाएगा, ठीक है ना। तो मुख्य है वो लिखा दे रहे हैं। तो पंजाब प्रांत में हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर, सिंध प्रांत में दाएं तट पर मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का नगर है, और बाएं तट पर चंदूदड़ो और कोटडीजी, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं बलूचिस्तान में। तो पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान, ठीक है ना। तो बलूचिस्तान में सुतकागेडोर और डावरकोट और बालाकोट। तो बलूचिस्तान में 3 स्थल बताए गए मुख्य हैं, सुतकागेडोर। और सुतकागेडोर के बारे में आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि सुतकागेडोर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी हिस्सा है। कैसा है, सबसे पश्चिमी छोर का स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, या इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल है क्या, सुतकागेडोर, ठीक है ना। सुतकागेडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान का हिस्सा है। और दूसरा यहाँ डावरकोट, एक स्थल डावरकोट है और तीसरा है बालाकोट। ये 2 स्थल बलूचिस्तान में आ रहा है, ठीक है ना। और भी है 2 मुख्य हैं एग्जाम के स्तर से, डावरकोट और बालाकोट, ठीक है ना। तो सुतकागेडोर इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, और डावरकोट, बालाकोट ये बलूचिस्तान के और 2 प्रमुख स्थल हैं। इसके बाद अब हम आते हैं, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के स्थल हो गए। अब अपने भारत के प्रमुख स्थल के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो भारत के प्रमुख स्थल के बारे में, सभी स्थलों को अलग अलग प्रांत के अनुसार राज्यों में विभाजित करके अलग अलग राज्यों में बताएंगे, सभी प्रांतों के अलग अलग स्थल। तो भारत में जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। भारत के स्थल, भारत के स्थल सबसे नंबर 1 पे लेते हैं जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे पहला प्रांत लेते हैं जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में आपको पहले ही बता चुके हैं पहली वीडियो में कि जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर में पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर में जो स्थल मिला होगा वो सबसे उत्तरी सीमा पर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर। तो वो कौन सा स्थल था, मांदा था, जो अखनूर जिले में, कौन से, अखनूर जिले में, मांदा अखनूर जिले में चिनाब नदी के किनारे या चिनाब नदी के तट पर, ठीक है ना। मांदा अखनूर जिले में चिनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी सीमा स्थल है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा स्थल मांदा है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पंजाब प्रांत में,
पंजाब प्रांत में एक मुख्य स्थल है रोपड़, जिसे रूपनगर के नाम से जानते हैं। पंजाब प्रांत में है रोपड़ जिसे रूपनगर के नाम से भी जानते हैं, रोपड़ रूपनगर के नाम से। और पंजाब प्रांत में एक और स्थल है संघोल या संघोल या संघोली, ठीक है ना, संघोल या संघोली, ठीक है ना, ये स्थल है। उसके बाद पंजाब प्रांत के बाद हरियाणा में 3 प्रमुख स्थल हैं, बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरी। बनवाली तो यहाँ हरियाणा, यहाँ लिख लो हरियाणा, इस तरह लिख सकते हो, हरियाणा में, ठीक है ना, यह हरियाणा, ठीक है ना। हरियाणा में 3 प्रमुख स्थल हैं, कौन कौन? बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुरी। बनवाली में मिट्टी के हल्के साक्ष्य मिले हैं और राखीगढ़ी में वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा नगर स्थल है। वर्तमान में भारत में जो सबसे बड़ा नगर स्थल है उसके समान। तो 3 कौन है? बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरी 3 स्थल। तो बनवाली में हल्के साक्ष्य मिले हैं और राखीगढ़ी जो है भारत में जो वर्तमान भारत में सबसे बड़ा नगर स्थल है। क्या है? सबसे बड़ा नगर स्थल है। किसमें? भारत में, इन इंडिया या भारत में। बनवाली में हल्के साक्ष्य और राखीगढ़ी में सबसे बड़ा नगर स्थल, भारत में सबसे बड़ा नगर स्थल के रूप में, ठीक है ना, ये स्थल है। उसके बाद आते हैं राजस्थान में। किसमें? अब राजस्थान के प्रमुख स्थल। राजस्थान में 2 प्रमुख स्थल है, कालीबंगा और बालाथल। कालीबंगा में काली रंग की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत और अग्निकुंड मिला है। तो कालीबंगा में क्या बना? कालीबंगा। तो कालीबंगा में क्या क्या मिला? काली चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत और अग्निकुंड। तो इसमें क्या क्या मिला? इसके प्रमुख काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना, चूड़ियाँ मिली हैं काले रंग के, और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और साथ साथ में एक अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। तो राजस्थान में कालीबंगा स्थल है, जो काले रंग की चूड़ियाँ, बंगा कुछ लोग बंगा चूड़ियों का ही उपनाम है, पर्यायवाची शब्द है कालीबंगा, काली चूड़ियाँ। तो काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं और जुते हुए खेत और अग्निकुंड के साथ साक्ष्य मिले हैं। तो राजस्थान में एक और स्थल है बाला स्थल। राजस्थान में एक स्थल है बाला स्थल। पहला ये रहा कालीबंगा, दूसरा रहा बाला स्थल, ठीक है ना, ये पहला ये दूसरा, ठीक है ना, इसमें पहला दूसरा तीसरा, ठीक है ना। तो एक बार फिर से रिपीट कर लो। जम्मू कश्मीर में मांदा, अखनूर ज़िले में चिनाब नदी के तट पर सबसे उत्तरी सीमा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा पर ये स्थल है मांदा। उसके बाद पंजाब में रोपड़ को रूपनगर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद एक संगोल, ठीक है ना। फिर हरियाणा में बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुरी। तो हरियाणा में मिला स्थल जो बनवाली, वहाँ हल के साक्ष्य मिले हैं। उस सभ्यता में हल से जुताई करके कृषि उत्पादन किया जाता था। राखीगढ़ी में सबसे बड़ा नगर स्थल है जो भारत में, ठीक है ना, भगवानपुरी। उसके बाद राजस्थान में कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है ना, कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में, और कालीबंगा में एक अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, अर्थात कालीबंगा से जुते हुए खेत। अब देखो यहाँ एक चीज़ कन्फ्यूजन वाली है, तो कालीबंगा में
जुते हुए खेत मिले, जुते हुए खेत प्राप्त हुए। लेकिन हरियाणा की बनवाली स्थल में हल्के साक्ष्य मिले, ठीक है ना। तो कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले। और सीधा सीधा आप समझ लगा सकते हैं कि काले रंग की चूड़ियाँ पहनने वाली महिलाएं कभी खेत नहीं जोत सकती हैं। तो जुते हुए खेत के साथ कालीबंगा में। उसके बाद हरियाणा से पैसे भी आ रहा है। बनवाली में हाथे हल है ना, हाथे हल। तो हरियाणा में हल्के साक्ष्य मिलते हैं। तो हरियाणा में हल्के साक्ष्य, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, संगोली और बड़गांव, ठीक है ना। और महाराष्ट्र में दायमाबाद, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के पहले, तो उत्तर प्रदेश अगला राज्य है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर बहुत प्रमुख स्थल है, आलमगीरपुर, ठीक है ना। तो आलमगीरपुर के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं पहले फर्स्ट पार्ट में कि आलमगीरपुर ना उत्तर का पश्चिमी उत्तर का या सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी हिस्सा, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व का सीमा स्थल है आलमगीरपुर। पूर्व का सीमा स्थल है आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के तट पर है, मेरठ जिले में है। तो आलमगीर क्या मेरठ जिले में है, जिला कौन सा है, मेरठ। नदी कौन सी है, हिंडन नदी, हिंडन नदी किनारे स्थित है। और ये क्या है, सबसे पूर्वी सीमा स्थल है, सबसे पूर्वी सीमा स्थल है। तो आलमगीरपुर, मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, ठीक है ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश में दो और स्थल मिलते हैं, संगोली और बड़गांव। तो एक संगोली और एक बड़गांव, हाँ देखो संगोल जो मिला है ना, वो आपका पंजाब में मिला है। संगोल पंजाब में मिला है, पंजाब प्रांत में। और संगोली उत्तर प्रदेश में। यहाँ कन्फ्यूजन वाली बात फिर एक हुई, संगोली उत्तर प्रदेश में और संगोल पंजाब में, ठीक है ना। संगोल पंजाब में और संगोली उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर या दक्षिणी सीमा स्थल है। तो महाराष्ट्र में जो दक्षिणी सीमा स्थल मिला है वो दायमाबाद है। क्या है, दायमाबाद। महाराष्ट्र में जो मिला स्थल है वो दायमाबाद है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी सीमा स्थल है। तो महाराष्ट्र कौन से जिले में, अहमदनगर। महाराष्ट्र अहमदनगर जिले में जो महाराष्ट्र में दायमाबाद जो स्थल मिला है वो अहमदनगर जिले में है और गोदावरी की सहायक नदी के किनारे है, तट पर है। गोदावरी की सहायक नदी के तट पर स्थित है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, सबसे दक्षिणी सीमा स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी सीमा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी सीमा स्थल है, ठीक है ना। तो एक बार इनका रिकॉल कर लो। उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर जो मेरठ जिले में है, हिंडन नदी के तट पर है और सबसे पूर्वी सीमा स्थल है। उसके बाद दो और है अन्य स्थल, संगोली, बड़गांव। संगोल स्थल है पंजाब में, संगोली उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। ठीक।
और बड़गांव भी उत्तर प्रदेश का स्थल है। और महाराष्ट्र में दाइमाबाद जो अहमदनगर ज़िले में है, इसमें अहमदनगर ज़िला कौन सा है? अहमदनगर। और गोदावरी की सहायक नदी के किनारे तट पर है और सबसे दक्षिणी सीमा स्थल है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर, ठीक, राजस्थान, इसके हुए। और गुजरात अपना रह गया गुजरात। भारत में राज्य रह गया गुजरात। गुजरात के प्रमुख स्थल और देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर इस सभ्यता के बारे में, महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो गुजरात में काफ़ी प्रमुख एग्जाम के स्तर को लेकर के काफ़ी प्रमुख स्थल हैं। तो उसमें 5 से 7 8 जितने भी हैं हम करा देते हैं। देखो, नंबर 1 पहला लोथल। गुजरात राज्य में नंबर 1 लोथल। गुजरात राज्य में सबसे प्रमुख स्थल है लोथल, जो कि एक बंदरगाह अर्थात जल मार्ग से व्यापार यहीं से होता था। जल मार्ग से जो व्यापार ले जाना और ले वापस लाना, निर्यात आयात जल मार्ग के द्वारा व्यापार होता था, वो लोथल बंदरगाह के द्वारा होता था। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का ये बंदरगाह, ठीक है ना, पतन है, ठीक है ना। तो इसे लोथल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, बंदरगाह। लोथल एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता के समय में, ठीक है ना। और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य और चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लोथल से एक बंदरगाह पतन है, यहाँ से जलमार्ग से व्यापार किया जाता था। क्या किया जाता? जलमार्ग से व्यापार किया जाता था। और गुजरात के जो लोथल स्थल से अग्निकुंड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? अग्निकुंड। तो ये एक बंदरगाह था, जलमार्ग से व्यापार किया जाता था। और यहाँ अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं, साथ ही साथ चावल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ लोथल में किसके साक्ष्य मिले? चावल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा गुजरात का मुख्य स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा इससे पहला देते हैं, इसे दूसरा धौलावीरा। गुजरात का मुख्य स्थल धौलावीरा, जो कच्छ के रण में है, कच्छ में मिला है, ठीक है ना, कच्छ जिले में है। इसकी खासियत ये रही थी कि धौलावीरा पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 खंडों में विभाजित है। धौलावीरा को छोड़कर सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल 2 खंडों में विभाजित है, निचला दुर्ग और ऊपरी दुर्ग, निम्न दुर्ग, ऊपरी दुर्ग, और पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर, ठीक है ना, 2 भागों में। लेकिन इसमें 3 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है? 3 खंडों में। तो धौलावीरा की मुख्य एग्जाम के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है धौलावीरा। इसमें इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह 3 खंडों में विभाजित है, बाकी सभी के खंडों में 2 खंडों में है। और सबसे व्यवस्थित नालियों की व्यवस्था धौलावीरा में मिलती है, वो भी लकड़ी की नालियाँ, ठीक है ना। तो नंबर 1 विशेषता क्या हो गई कि ये 3 खंडों में विभाजित है। कितने में? 3 खंडों में विभाजित है। 3 खंडों में विभाजित है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी सभी स्थल 2 खंडों में विभाजित है। लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 खंडों में विभाजित है, ठीक है ना। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ सबसे व्यवस्थित नालियों का क्रम। और वो नालियाँ किसकी मिली? लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई हैं। सबसे व्यवस्थित नालियों का क्रम और लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई हैं, ठीक है ना। आपने सुना होगा, अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा भी बुक से, किताब से या कहीं से भी जानकारी प्राप्त की होगी तो आपको बताया गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों की व्यवस्था कैसी होती थी। सड़क हुई और बीच में नाली, क्योंकि आपको पता है अगर नाली
सड़क के इधर कर दी जाए तो इधर वाले इस नाली को खाली देख रेख करेंगे, बाकी इधर वाले नहीं देखेंगे, ठीक है ना। इधर कर दी जाए तो इन वालों को समस्या है नाली के बारे में, तो उसमें क्या व्यवस्था करी गई थी ना हड़प्पा सभ्यता में, बीच में नाली। आज अगर तुम कई शहरों में जाओगे कहीं कहीं तो बीच में नाली की जो व्यवस्था है बीच में मिलती है, प्राप्त होती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के उस समय में ये व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था वो लोग करते थे, ठीक है ना। तो धौलावीरा के प्रमुख शब्द कौन से हैं, प्रमुख बातें कौन सी है, विशेषता है। 3 खंडों में विभाजित धौलावीरा है, बाकी सभी हड़प्पा सभ्यता के 2 खंडों में विभाजित है। धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 खंडों में विभाजित है। दूसरा, सबसे व्यवस्थित नालियों का क्रम धौलावीरा में मिलता है, जो कि लकड़ी की नालियाँ थीं। उसके बाद तीसरा स्थल है सुतकोटदा। तीसरा स्थल है सुतकोटदा। और सुतकोटदा स्थल को इसलिए मुख्य बोला जाता है क्योंकि यहाँ घोड़े के अस्थि के अवशेष मिले। क्या मिले, घोड़े के अस्थि के, घोड़े की हड्डी, ठीक है ना, घोड़े के अस्थि के अवशेष मिले, अस्थि के अवशेष या साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है ना। अवशेष मिले, घोड़े के अस्थि के अवशेष मिले हैं, ठीक है ना। अब घोड़े कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े का उपयोग नहीं करते थे, ठीक है ना। फिर भी घोड़े की ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सुतकोटदा एक ऐसा स्थल है जहाँ पर घोड़े के अस्थि के अवशेष मिले, अर्थात सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित थे, ठीक है ना। उसके बाद अगला स्थल है रंगपुर। चौथा स्थल इधर लिख देते हैं, चौथा रंगपुर। अब रंगपुर स्थल इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि रंगपुर एग्जाम के अनुसार इसलिए क्योंकि यहाँ चावल के अवशेष मिले हैं, ठीक है ना। चावल के अवशेष और काम लेते लोथल में, तो रंगपुर और लोथल में दोनों स्थानों पर चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, रंगपुर लोथल। तो रंगपुर में चावल के अवशेष, ठीक है ना। तो एग्जाम के स्तर से अगर वहाँ में ऑप्शन आ जाए कि चावल के अवशेष या चावल के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, नंबर 1 लोथल, नंबर 2 रंगपुर, नंबर 3 दोनों और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर सही रहेगा दोनों में, ठीक है ना। लोथल में और रंगपुर में दोनों स्थलों पर चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, अर्थात अवशेष में थोड़ा अंतर है, लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि एक स्थान पर चावल की भूसी प्राप्त हुई थी, चावल का छीलन, और दूसरे स्थान पर चावल के कुछ टुकड़े, ठीक है ना। फिर भी आप कर सकते हो, चावल के अवशेष अगर भूसी हुई है तब भी वहाँ चावल को निकाला गया होगा, या चावल प्राप्त हुए तब भी वो कहीं ना कहीं से निकाल के लाए होंगे, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे। अब भारत में जो गुजरात में 2 और स्थल हैं, ठीक है ना, एग्जाम के तौर पे, और बाद बाकी सभी स्थल फिर खत्म करते हैं इंपॉर्टेंट। एक है भगवतराव और दूसरा है रोजदी। भगवतराव 5वां लिख सकते हैं, भगवतराव और रोजदी, ये 2 स्थल और हैं बस। तो गुजरात में लोथल एक बंदरगाह है, रिवीजन कर लेते हैं। लोथल एक बंदरगाह है जो जलमार्ग से व्यापार किया जाता था, वो इसी लोथल से ही किया जाता था। ये एक पतन है, पतन मीन्स होता है बंदरगाह, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद बंदरगाह जहाँ से व्यापार करने से माल लोड होता है, उतारा जाता है, ठीक है ना, व्यापार के लिए। तो लोथल जलमार्ग से व्यापार होता था, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। फिर इधर आ जाओ, दूसरा धौलावीरा। धौलावीरा इम्पोर्टेंट मुख्य इसलिए है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 3 खंडों में विभाजित है, बाकी सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल 2 खंडों में विभाजित थे, ठीक है ना, निम्न दुर्ग और उच्च दुर्ग, ठीक है ना, पूर्वी और पश्चिमी करके, पूर्वी नगर पश्चिमी नगर करके। और बाद में की धौलावीरा 3 खंडों में विभाजित है। तो सबसे व्यवस्थित नालियाँ धौलावीरा मिलती हैं, जो लकड़ी की नालियाँ मिलती हैं, ठीक है ना। उसका सुतकोटदा गुजरात का तीसरा स्थल है जो घोड़े के अस्थि के अवशेष मिलते हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित थे। उसके बाद भगवतराव और रोजदी 2 प्रमुख स्थल, और यहाँ से हमारे प्रमुख स्थल खत्म होते हैं। अब उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण विशेषता। तो विशेषताओं को लेकर क्या उसकी सड़कें, घर, मकान, ठीक है ना, भवन, या किस तरह की व्यवस्था थी इनकी, उनके बारे में
कुछ मुख्य तत्व बताते हैं, ठीक है ना, जानकारी देते हैं। तो सबसे नंबर रहता है नगर नियोजन। तो नगर नियोजन की अगर बात की जाए तो नगर नियोजन में शहरों का विभाजन था। एक था पूर्वी नगर, एक पश्चिमी नगर। पूर्वी नगर को निचला नगर, पश्चिमी नगर को ऊपरी नगर के नाम से लोग जानते थे, ठीक है ना। तो नगर नियोजन में नंबर 1 पे नगर नियोजन, अब ठीक है ना। नगर नियोजन में शहर का विभाजन। अब शहर का विभाजन ये लोग किस तरह करते थे, तो शहर का विभाजन करते थे 2 भागों में, ठीक है ना, 2 भागों में, एक पूर्वी नगर, एक पश्चिमी नगर, ठीक है ना। पूर्वी नगर, पश्चिमी नगर, पूर्वी दुर्ग, पश्चिमी दुर्ग, दुर्ग भी लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो पूर्वी नगर और दूसरा पश्चिमी नगर, दुर्ग, टीला, ठीक है ना। कुछ लोग दुर्ग बोलते हैं, कुछ लोग टीला बोलते हैं, ठीक है ना। पश्चिमी टीला या पश्चिमी दुर्ग, पूर्वी नगर या पूर्वी दुर्ग, ठीक है ना। इसे ना निचला नगर भी और कहते थे। निचला नगर, उसे ऊपरी नगर, निचला नगर, इसे निचला नगर के नाम से भी जानते थे, या पूर्वी दुर्ग या पूर्वी टीला के नाम से जानते थे। और इसे ऊपरी नगर के नाम से जानते थे, ऊपरी नगर। अर्थात पूर्वी जो नगर था वो किन के लिए था, वो गरीब लोगों के लिए था, मजदूर वर्ग के लिए था। पूर्वी नगर में कौन से लोग रहते थे, गरीब लोगों के लिए, गरीब लोग, अर्थात हम कह सकते हैं मजदूर वर्ग, ठीक है ना। पूर्वी जो नगर में थे वो गरीब लोग और मजदूर वर्ग रहते थे, जबकि पश्चिमी दुर्ग में या पश्चिमी नगर में अमीर लोग रहते थे। पश्चिमी नगर में कौन रहते थे, अमीर लोग, ठीक है ना, अमीर लोग। तो इस तरह था शहरों का विभाजन। सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरह शहरों का विभाजन था कि पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर में तो दुर्ग भी कहते थे, कुछ लोग टीला भी बोलते हैं, तो इसे निचला नगर भी बोलते हैं, इसे ऊपरी नगर। और निचले नगर में गरीब लोग रहते थे, जिसे हम मजदूर वर्ग कह सकते हैं, ठीक है ना। इधर ऊपरी या पश्चिमी नगर में अमीर लोग रहते थे। उसके बाद सड़क या नगर की व्यवस्थित किया जाता है ग्रिड के आधार पर। कल भी मैंने बताया था ग्रिड, ठीक है ना, ग्रिड पद्धति के आधार पर। तो ग्रिड पद्धति, ठीक है ना, किस तरह बता दें, ग्रिड पद्धति। अर्थात मान लो ये रही मेन सड़क, ठीक है ना, ये मेन सड़क रही दोनों तरफ, और इधर भी ये मेन सड़क रही, इधर भी ये मेन सड़क रही, ठीक है ना। तो इसके बाद अब ये जो इतना एरिया या इतना सेक्टर या इतना ब्लॉक जो बचा है, इसमें ही घर थे, इसमें भी सड़कें थी, ठीक है ना। इस तरह सड़कें डाल रखी थी उन्होंने इसमें, लेकिन सड़कों का जो आकार था वो समकोणीय था, ठीक है ना। सड़कें जहाँ भी मिलती थी या कटती थी या मिलती थी वहाँ समकोण बनता था। समकोण मतलब एक रेखा दर्शा इधर लंबवत, ठीक है ना, 90 अंश का कोण बने तो सीधी कटती थी, ठीक है ना। सड़कों का आकार समकोण था। तो ये है छोटी सड़कें, ठीक है ना, कही थी ये छोटी सड़कें। तो इन लोगों के मकान जो ना मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, इन लोगों के जो मकान थे ना वो मुख्य सड़कों पर नहीं खुलते थे। यहाँ जो छोटी वाली सड़कें थी अंदर वाली, और देखो मुख्य सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर हुआ करती थी, मुख्य सड़कों की चौड़ाई लगभग 10 मीटर, ठीक है ना, मुख्य सड़कों की चौड़ाई लगभग 10 मीटर। और अंदर जो आंतरिक सड़कें थी उनकी चौड़ाई 3 से 4 मीटर थी, ठीक है ना। तो इस सभ्यता के लोग मुख्य सड़कों पर अपने दरवाजे खिड़कियों को नहीं खोलते थे। इन सभ्यता के सभी लोगों के स्थल जो नगर निगम में जो मकान भवन होते थे उनमें लगे खिड़की दरवाजे सभी मुख्य सड़क पर ना खुल करके आंतरिक सड़क मतलब अंदर, ठीक है ना, मुख्य सड़क पर ना खुल के आंतरिक या अंदर सड़क पर खुलते थे खिड़की दरवाजे, ठीक है ना। और इसे बोलते हैं शतरंज नुमाकार, ठीक है ना। इसकी आकृति बोलते हैं जो नगर निगम की पद्धति शतरंज नुमाकार पद्धति बोलते हैं, ठीक है ना, शतरंज नुमाकार, ठीक। ये तो हो गया उसका नगर नियोजन, ठीक है ना, नगर नियोजन, नगर का विभाजन। और यहाँ के लोग कच्ची व पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। कैसी ईंटें, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें, ठीक है ना, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। तो कच्ची ईंटों का प्रयोग दीवार और सड़क बनाने में करते थे, घर, दीवार और सड़कें बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता है। कच्ची ईंटों का प्रयोग सभी में, मतलब क्या, घर, दीवार और सड़क, घर, दीवार और सड़क बनाने में, ठीक है ना। लेकिन पक्की ईंटों का प्रयोग खासकर वो लोग अंतिम घर या भवन बनाने में, ठीक है ना, अंतिम घर
या भवन बनाने में, ठीक है ना, भवन बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना, ये होगा ईंटों का प्रयोग। लेकिन उस सभ्यता के दौरान ईंट की माप क्या रही होगी, ठीक है ना, जिससे वो घर बनाते थे, उस सभ्यता के दौरान उस ईंट की मापांक तो कुछ होगा। तो ईंट का माप या ईंट की बिमा, बिमा होता है ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। ईंट की बिमा को बोल सकते हैं लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, तो हम बिमा भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, बिमा। तो ईंट की लंबाई होती थी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ठीक है ना। तो उस समय जो ईंट प्रयोग में लाई जाती थी उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, तो लंबाई उसकी 4 मीटर होती थी, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 और 1, ठीक है ना, 4 2 1, 4 2 1 के अनुपात में बटी थी ईंट की बिमा, ठीक है ना, ईंट की बिमा होती थी। और सभी ईंटें इसी माप से बनाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सभी ईंटें 4 2 1 के अनुपात में, 4 लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 मोटाई के अनुपात में बनाई जाती थी, ठीक है ना। और सड़कों के बारे में हमने बता ही दिया है, सड़कों के बारे में कि सड़कें समकोण होती थी। कैसी होती थी, समकोण। सड़कें नंबर 1 तो पॉइंट समकोण होती थी। उसके बाद मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी होती थी और गली के अंदर की सड़क 3 से 4 मीटर चौड़ी होती थी। तो मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी होती थी, ठीक है ना। और गली के अंदर की सड़क, तो छोटी गली के अंदर की सड़क 3 से 4 मीटर चौड़ी होती थी, ठीक है ना, 3 से 4 मीटर चौड़ी होती थी। तो मुख्य सड़क 10 मीटर और छोटी अंदर गली की सड़क 3 से 4 मीटर चौड़ी होती थी। और सभी दरवाजे और खिड़कियां मकानों और भवनों के छोटी सड़क आंतरिक गली के अंदर, आंतरिक गली में, मुख्य सड़क पर कोई दरवाजे खिड़की खुली नहीं होती थी। कोई दरवाजे, जो 10 मीटर की चौड़ी सड़क थी ना मुख्य सड़क, उस पर कहीं भी खिड़की, दरवाजे और जो भी है खुलने का आकार है वो हमेशा आंतरिक गली के अंदर 3 से 4 मीटर जो चौड़ी होती थी उसमें खुलते थे। मुख्य सड़क पर कोई नहीं खुलता था। लेकिन एक स्थल ऐसा है जहाँ पर मुख्य सड़क पर दरवाजे, खिड़कियाँ खुले होते थे, वो था लोथल। लोथल गुजरात का शहर है, अरे गुजरात का स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का गुजरात का स्थल। इसमें क्या हुआ, इसमें मुख्य सड़क पर दरवाजे, खिड़कियाँ खुलते थे, बाद बाकी सभी में आंतरिक सड़क पर, ठीक है ना, आंतरिक सड़क पर। अंदर पतली सी सड़क होती थी, उसमें दरवाजे, खिड़कियाँ खुलती थी। उसके बाद कुआं और शौचालय प्रत्येक घर में था। शौचालय की जो नीति या जो योजना अभी लागू हुई 2-3 सालों में, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में शौचालय और कुआं प्रत्येक घर में हुआ करता था, ठीक है ना। और कुआं और शौचालय प्रत्येक घर में होते थे। कुआं और शौचालय प्रत्येक घर में हुआ करते थे, ठीक है ना, कुआं शौचालय प्रत्येक घर में हुआ करते थे। और उसमें नालियों की व्यवस्था, निकास की नालियों की व्यवस्था, लकड़ी की नाली लगा करके धौलावीरा में दिखाया भी गया है। लकड़ी की नालियों का उपयोग करके पानी एक स्थान दूसरे स्थान तक निकाल दिया जाता था, ठीक है ना, ठीक। और सामूहिक भवन, उसके बाद सामूहिक भवन या सामूहिक चीज़ें जो, ठीक है ना, तो सामूहिक भवन। अब सामूहिक भवन की बात करी जाए तो स्नानागार, ठीक है ना, स्नानागार जिसके किनारे पर सीढ़ियाँ होती थी, ठीक है ना, और विशाल अन्नागार और सामूहिक सभागार, ठीक है ना। तो स्नानागार नंबर 1 पे आता है, स्नानागार, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार मिलता है, ठीक है ना, स्नानागार जिसके किनारे पे क्या होती है, सीढ़ियाँ, किनारे पर सीढ़ियाँ बनी होती हैं, किनारे पर सीढ़ियाँ, अर्थात इस तरह का एक, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई में एक स्नानागार, इसके किनारे पर सीढ़ियाँ, ठीक है ना, उत्तर दक्षिण दिशा में किनारे पर सीढ़ियाँ होती थी, ठीक है ना। तो एक विशाल स्नानागार जो उत्तर दक्षिण पर, उसके किनारे पर क्या थी, सीढ़ियाँ, ठीक है ना। और उसके बाद उस स्नानागार की लंबाई चौड़ाई थी 11.88 मीटर और 7.1 मीटर चौड़ा, 7.1 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। तो इसकी लंबाई थी 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, ठीक है ना, और 2.43 मीटर गहरा, ठीक है ना, ये स्नानागार, ठीक है ना।
आज के ज़माने में जो हम स्विमिंग पूल यूज करते हैं ना, उसी स्विमिंग पूल के समान ही था। इसमें भी ताज़ा पानी डाला जाता था और कल का या रुका या ठहरा हुआ पानी निकाल दिया जाता था। ऐसी व्यवस्था लगा रखी थी इन्होंने, ठीक है ना, आज के स्विमिंग पूल के, ठीक है ना। मज़ा उस टाइम में लोग लेते थे, क्या बात है, ठीक है ना। उसके बाद विशाल अन्नागार, दूसरी चीज़ विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार, ठीक है ना, अर्थात वो भोजन फसल या अनाज रखने का एक भंडार भी रखते थे, ठीक है ना, अनाज रखने का भंडार रखते थे। और अनाज रखने का भंडार की जो मापांक थी वो 45.71 मीटर लंबे में था और 15.25 मीटर में चौड़ाई में था। तो 45.71 मीटर में लंबाई में था, लंबाई कितनी थी 45.71 और चौड़ाई थी 15.23, ठीक है ना, 2-3 मीटर चौड़ाई थी, ठीक है ना। तो विशाल अन्नागार मिलता था, ठीक है ना, यहाँ वो अनाज का भंडारण करते थे। और एक मिला सामूहिक सभागार, सामूहिक सभागार जिसे हम इस टाइम पे पार्लियामेंट कह सकते हैं। सामूहिक सभागार, सामूहिक सभागार, ठीक है ना, यहाँ लोग सभा लगाते थे, सभाएं होती थी, ठीक है ना, चर्चाएं। तो ये हो गया आज का टॉपिक, ठीक है ना, द्वितीय। और बाकी और कुछ बच्चे इम्पोर्टेंट जो है जहाँ से स्थल से प्राप्त हुआ है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।